आज वेक्टर के तीसरे चैप्टर में आपको जो शेष एक्सरसाइज थी वो कराई जाएगी और उसमें आप 7.3 तक हो गया था। ये शेष सवाल थे जो, तो इसमें 11th है आपका दर्शाइए कि दो शून्येतर सदस्यों ए और बी के लिए ये एक दूसरे पर लंब है। ये एक वेक्टर है पूरा और ये दूसरा वेक्टर है। तो मॉड वेक्टर ए, इसको हम सीधे ए भी कह सकते हैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में। तो ये हमें गिवन है ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर ए, और इनका डॉट हम लेंगे और डॉट जीरो प्रूव करेंगे। ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये यहाँ पे आपका सीधे वो लग जाएगा डिफरेंस वाला। ये स्केलर क्वांटिटी है बी और ये वेक्टर है, इधर इसी तरह ये माइनस में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, जीरो। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर होते हैं। बेसिकली इस तरह था कि ए और बी यहाँ पे जो मॉड वाले हैं ये मैग्नीट्यूड की तरह हैं। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे 3 होता है, यहाँ 3 और 2 वेक्टर है, इस तरह होता। डॉट इधर भी यही लें तो 3b माइनस 2 वेक्टर ए। तो इस तरह इसका गुणा करना था। ये मैग्नीट्यूड दिया था और ये वेक्टर है। 12th है, यदि ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए ए डॉट ए ये जीरो दिया है और ए डॉट बी भी जीरो दिया है, तो इनको ज़रा ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको हम ये भी कह सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स ए प्लस बी और ए आपस में, ए प्लस बी वेक्टर और ए आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और वैसे भी दिख रहा है ए डॉट बी जीरो है और ए डॉट, यानी ये कह सकते हैं हम बी वेक्टर के बारे में बताना है तो बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा ये। और ये जो ए डॉट ए जीरो है इसका मतलब है ए वेक्टर का ए से डॉट जीरो है। दिस मीन्स कि इनके बीच का एंगल 90 लिया है, या ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ए का जीरो है। तो इधर ए डॉट बी जीरो हो, ए डॉट बी जीरो होने की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी जीरो होने के मतलब है आपके कि ए परपेंडिकुलर बी, और एक होता है ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो, और या इनमें से कोई दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इधर बी के बारे में पूछा है तो बी क्या होना चाहिए, अगर ए डॉट ए जीरो है तो ए का परिमाण जीरो है। बी कोई वेक्टर हो सकता है क्योंकि ए वेक्टर जीरो है, तो जीरो का हम बी से डॉट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा जीरो वेक्टर का। तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी कैन टेक एनी वेक्टर वैल्यू। 13th है, इसमें मात्रक सदिश का मतलब एकक सदिश। 13th में ए बी सी सब क्या दिए हैं, यूनिट वेक्टर हैं। दिस मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इनको सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं। और एक रिलेशन ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम मैग्नीट्यूड लेके इसका सीधे स्क्वायर कर देंगे। और मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब जरा फिर से एक बार देख लें। यहाँ पे ए डॉट बी, और अगर ए डॉट बी का हम डॉट लेते हैं, इसको पहले समझते हैं, इस पर बाद में आएंगे। तो ये आपका होता है ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी है, तो इस को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। दो वेक्टरों का उसी वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इनके इस मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम अगर तोड़ें पूरा अलग अलग तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। इस तरह अलग अलग डॉट करके अगर देखें तो 4 टर्म आएंगे और ये 2 ऐड हो जाएंगे। तो अब यही चीज़ हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी जीरो में। 13th में ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का वेक्टर सम जीरो है तो इनका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, बोथ साइड का मैग्नीट्यूड ले लिया।
इधर भी मॉड हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, दिस शुड बी 0। ये 1 1 1 रख देंगे, 3 हो गया। 2 कॉमन लेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये 0 है। 3 को इधर लाएंगे और 2 को अपॉन में, तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये आपका होगा -3/2। ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी। 14th देखते हैं। 14th में यदि ए वेक्टर 0 हो अथवा बी 0 हो तब ए डॉट बी 0 होता है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, उदाहरण देकर दर्शाइए। तो देखिए, अगर हमें ए डॉट बी 0 होने के कितने मतलब होते हैं? ए डॉट बी 0 होने के 3 मतलब है कि या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा, या बी 0 वेक्टर होगा, या ए परपेंडिकुलर बी होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ए डॉट बी, ए और बी में से कोई एक 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, ये सत्य है। और ये विलोम सत्य नहीं, इसका दिस मीन्स ये है कि ए और बी में कोई एक 0 होगा तो ये 0 होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो इससे हम सिर्फ 2 चीज़ें नहीं कह सकते हैं कि ए या बी में से एक 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी परपेंडिकुलर रहे हों, तब बी 0 हो सकता है, इसलिए विलोम ऑलवेज ट्रू नहीं। ए और बी 0 होने से ए डॉट बी 0 होगा, परंतु ए डॉट बी 0 से हम बैक में ये नहीं कह सकते हैं कि ए और बी ही 0 रहे होंगे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी परपेंडिकुलर रहे हों, तो इसलिए विलोम सत्य नहीं। इसका उदाहरण आप ले लेंगे कि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो वी डॉट 0 होगा। जैसे आई डॉट जे अगर निकालें तो 0 होगा, क्योंकि मॉड आई मॉड जे cos 90। तो देखिए इसमें कोई 0 नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें जी परपेंडिकुलर है, तो ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। 15 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी इतने हैं तो त्रिभुज ए बी सी का कोण बी निकालना है आपको। ठीक है, कोण बी चाहिए, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 -1 0 0 0 1 2। अब हमें एंगल बी चाहिए, तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम इधर ऐसा करते हैं, ए बी वेक्टर और सी बी वेक्टर, या बी ए और बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बी ए वेक्टर निकालते हैं, बी ए होगा आपका ओ बी माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 2 3। और इसी तरह बी सी वेक्टर होगा, सी में से बी सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 1 2। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। कभी भी आपको एंगल चाहिए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, यानी बी ए डॉट बी सी इक्वल टू होगा मॉड बी ए मॉड बी सी कॉस थीटा। बी ए डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1 और 3 गुणा 2 इक्वल टू होगा इसका मैग्नीट्यूड 4 4 9। ये भी क्या होगा 1 1 4 कॉस थीटा। 6 2 8 तो 10 हो गया। ये कितना होगा √17 और ये होगा आपका √6, तो 10/√102 ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी। कॉस थीटा ये आएगा, तो इसका मतलब 1 से छोटा है, क्योंकि ये 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा 102 √102। इसमें ठीक है। अगर वैल्यू आपकी 1 से अधिक आ रही है कॉस थीटा की, तो श्योर है वो कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 1 से बड़ा कॉस थीटा किसी भी एंगल से नहीं होगा। 17 है 16, यदि ए बी सी संरेखी है तो हमें प्रूव करना है ना, ए गिवन है, बी गिवन है, सी। तो अगर ये कोलिनियर हैं 3 पॉइंट ए बी सी, तो एक लाइन में लाई करेंगे, यही मतलब होता है इसका। और ये पैरेलल भी होंगे। अगर मैं ए बी वेक्टर देखूं और बी सी वेक्टर देखूं और ए सी वेक्टर देखूं तो ये आपस में पैरेलल होंगे, तो इनको पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए बी फाइंड करिए, ए बी वेक्टर निकलेगा बी माइनस ए से, बी में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 - 1 6 - 2 और 3 - 7 कितना आ जाएगा 1 4 -4। ये हो गया आपका ए बी। ए बी को हम आई जे के लगा के लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब फाइंड करते हैं बी सी।
ये सी माइनस बी से, सी में से बी के सब्ट्रैक्ट होंगे तो आई प्लस 4j माइनस 4k। ये तो वेक्टर ही इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल ये इक्वल हैं और समांतर तो हैं ही ऑब्वियसली। तो यहाँ से हमने इतना प्रूव कर दिया कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, दिस मीन्स ए बी सी कोलिनियर होंगे। हाँ 17 है, प्रूफ दर्शाई कि सतह ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना का वर्टेक्स गिवन है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये समबाहु समकोण त्रिभुज है। तो अभी तो हम किसी भी तरह मान लेंगे इसे, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट है, साइड्स के निकालने होंगे। 2 - 1 1 1 - 3 - 5 3 - 4 -4। अब हम एंगल फाइंड करेंगे, जो भी एंगल 90 होगा तो क्लियर हो जाएगा समकोण है। साइड्स भी निकाल सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं पाइथागोरस से, एंगल से भी। किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पहले हमें वेक्टर फाइंड करने होंगे साइड्स की, ये तो वर्टेक्स के गिवन है। ए बी वेक्टर फाइंड करिए, बी माइनस ए से, तो -1 -2 -6। अब निकालिए बी सी, सी माइनस बी से आएगा तो 2 - 1 +1। अब निकालिए ए सी, ए बी बी सी सी ए माइनस सी से, -1 3, ये हो जाएगा आपका 5। अब डॉट प्रोडक्ट करिए सबका आपस में, पहले इसका करिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा आपका -2 +2 -6, ये 0 नहीं होगा। इसका करिए -2 -3 +5, ये 0 हो रहा है। दिस मीन्स बी सी और सी ए के बीच का एंगल 90 है। बी सी और सी ए ये 90 है। अभी तो आपका रफ स्केच था, क्योंकि इनका डॉट 0 है ये, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, क्योंकि बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दिस मीन्स ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये एंगल 90 होगा। एटीन है, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जो शून्य से इतर हो, शून्येतर मीन्स होता है नॉन जीरो। ए का परिमाण ए, ठीक है। लैम्डा एक शून्येतर आदेश है, यानी ये भी नॉन जीरो स्केलर है। लैम्डा एक मात्रक सदिश है यदि, चलिए जो कह रहा है वो करते हैं। 18 में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है ए, और लैम्डा नॉन जीरो क्वांटिटी है। और फिर ये कह रहे हैं कि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, यानी इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अब अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉड लैम्डा और मॉड ए इक्वल टू 1। मॉड ए कितना गिवन है, ए बराबर 1, तो मॉड लैम्डा बराबर 1/a। तो मॉड लैम्डा बराबर 1/a आपका डी में मिल रहा है, या इसी को हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 1/मॉड लैम्डा। तो ये डी वाला हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड अलग अलग दोनों का होगा। टेन पॉइंट 4 में अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और क्रॉस प्रोडक्ट का। ए वेक्टर गिवन है, बी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इस सारणिक से फाइंड करते हैं। पहले वाले में आई जे के और इधर कोफिशिएंट आएंगे ए के, 1 - 7 7 3 - 2 2। तो इसका एक्सपांड कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी -14, और ये हो जाएगा +14 -j 2 - 21, और लास्ट वाला है के -2 +21, ये होगा आपका 0i, और माइनस प्लस हो जाएगा 19j और +19k। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, अब ए क्रॉस बी का मॉड पूछा है, ये तो ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी की मॉड की वैल्यू होगी 19 बाहर आएगा, और ये √2 हो जाएगा IOJ का। अब
सेकंड में आती हैं। सेकंड में है दो वेक्टरों की लंबवत इकाई सदिश। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों की परपेंडिकुलर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्शन तो हमें इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगी। जो ए क्रॉस बी होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी के साथ साथ हमें यूनिट भी चाहिए। तो ये एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कि ए व बी के लंबवत इकाई सदिश, ए व बी के लंबवत इकाई सदिश होगा। पहले तो हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये लंबवत वेक्टर मिलेगा सिर्फ, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इधर कोई लैम्डा भी लेते हैं इसके पैरेलल के हिसाब से, तो इधर लैम्डा आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो वेक्टर गिवन हो, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हमेशा यही करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है सेकंड, इसमें ए प्लस बी को एक वेक्टर मानिए पूरा और ए माइनस बी को दूसरा। तो लेट ये पहला वाला पी है, ए प्लस बी, तो इसको ऐड कर लें ए और बी को। ए और बी ऐड होंगे तो आपका हो जाएगा 4i 4j और 0k। और इसी तरह क्यू होगा ए माइनस बी से 2i 0, और ये हो जाएगा आपका 2k 4k हो जाएगा। अब ये वेक्टर होगा आपका p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q का मॉड, जो हमें चाहिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं p और q का। p के कोफिशिएंट हैं आपको 4 4 0, और ये है आपका 2 0 4, k का 4 है, j का 0। अब एक्सपांड कर देंगे इसे, तो i होगा, और ये आपका आएगा 16 माइनस j, ये आएगा 16, ये भी 16 होगा, और k के साथ आपका आएगा 0 माइनस 8। तो ये आपका हुआ 16i माइनस 16j माइनस 8k। इसमें हम 8 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2i 2i माइनस 2j माइनस k। ये हुआ आपका p क्रॉस q। अब मैग्नीट्यूड से भाग देना है इसके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहीं भाग दे देते हैं, तो 8 तो आएगा ही, और इसका क्या होगा अंडर रूट 4 4, और ये आएगा 1। 8 से 8 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, तो 1/√9, तो ये बाद में 3 बन जाएगा। 2i माइनस 2j माइनस k, इस तरह वैल्यू दे देगा। थर्ड है एक मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण एक इकाई हो, i के साथ इतना, j के साथ इतना, k के साथ न्यून कोण थीटा है, तो इसकी सहायता से a के घटक भी ज्ञात करो। यहाँ पे हम बात करेंगे द्विकोज्या की। इसमें आपने क्या पढ़ा है, 3 एक्सेस है, कोई वेक्टर a है मान लीजिए, जो x एक्सेस से अल्फा, y से बीटा और z से गामा कोण बना रहा है। तो a के साथ कोण दिया है, b के साथ है, सॉरी i और j के साथ कोणों की बात हो रही है, तो a के घटक पूछे हैं और थीटा भी पूछा है। तो i j का बेसिकली मतलब x y z से ही है, क्योंकि i कैप किस डायरेक्शन में होता है, वेक्टर x में, x एक्सेस में, ये y में j और z में k। तो बेसिकली x एक्सेस से कोण a का x एक्सेस से कोण कितना है, π/3, और y एक्सेस से π/4, और z से थीटा। तो हम यहाँ बिल्कुल द्विकोज्या लगा सकते हैं। क्या रिलेशन होता है तीनों द्विकोज्याओं में, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा एक होता है, और अल्फा बीटा गामा में गिवन है। अल्फा कितना है, ये बीटा है और ये गामा है। तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करके 3/4, तो 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो कॉस थीटा आएगा प्लस माइनस 1/√2। तो एक्यूट एंगल हम ले सकते हैं 60, ठीक है। और ए के घटक निकालने हैं, तो ए बेसिकली घटक आपके डायरेक्शन कोसाइन से आएंगे। ए वेक्टर को हम क्या लेते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन का पूरा फॉर्मूला है वो ये होता है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये 1 आएगा। कॉस बीटा क्या होता है A2/1, कॉस गामा A3/1। तो घटक यही हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो तीनों घटक आपके होंगे 1/4, 1/2 और 1/4। फोर्थ दर्शाइए कि इनका मान इतना होगा, तो अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। फोर्थ वाला है A-B क्रॉस A+B, तो वितरण नियम से कर देंगे इसे A क्रॉस B, B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। उसी वेक्टर से उसी का क्रॉस सदैव 0, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और इसको माइनस में तोड़ दीजिए। B क्रॉस A को हम लिख सकते हैं माइनस A क्रॉस B, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, 2A क्रॉस B। सीधा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना था। अब आते हैं फिफ्थ में क्या दिया है, लैम्डा म्यू ज्ञात करो यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। देखिए अगर दो वेक्टर हैं नॉन जीरो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और ए बी नॉन जीरो है, दिस मीन्स ए और बी पैरेलल होंगे। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो, ए और बी के बीच का एंगल 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा एन कैप की 1 हो जाएगी वैल्यू मॉड के केस में। तो ए बी तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा, दिस मीन्स थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ना करके आप पैरेलल वाली कंडीशन लगाएंगे। हमें ये दो वेक्टर दिए हैं, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दिस मीन्स ये दोनों पैरेलल होंगे, ये कन्फर्म है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, एक वेक्टर इक्वल टू कोई स्केलर गुणा दूसरा वेक्टर हम हमेशा लिख सकते हैं। तो किसी में ही मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, इसमें दूसरे वाले से पहले में कर दीजिए, तो I प्लस लैम्डा जी म्यू के, ये बराबर होगा कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लीजिए इधर L, और ये इधर आएगा आपका ये 2I 6J और 27 के, हमेशा लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर करा दीजिए I J और K के। I का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर 2L, J का इधर लैम्डा है और इधर J का कोफिशिएंट है 6L, और K का इधर है आपका म्यू और इधर हो जाएगा आपका 27L। यहाँ से L फाइंड हो जाएगा हाफ, L इधर रख देंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा 3, और L इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा 27/2 म्यू की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू। यहाँ पर याद रहे पैरेलल वाली कंडीशन आपको लगानी है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये कंडीशन से ये जल्दी हो जाएगा। सिक्स्थ वन है ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी 0 है, तो ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए ए डॉट बी 0 ये एक साथ घटित होना है, तो जरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। ए डॉट बी 0 वेक्टर है, दिस मीन्स यहाँ से हम ये कहें, यहाँ से कौन कौन निष्कर्ष निकलेंगे कि ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0, 3 निष्कर्ष निकलते हैं। अभी हम पूरी पहलुओं पर बात कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, क्रॉस बी 0 हो, तो यहाँ भी यही चीज़ कह सकते हैं कि ए 0 होगा, बी 0 होगा, या ए पैरेलल होगा बी के, ए पैरेलल बी या कोई एक 0 होगा ये। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ होने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर एक साथ बी के साथ लंबवत और पैरेलल नहीं हो सकता, या तो लंबवत भर होगा या पैरेलल भर होगा। तो इसका मतलब क्या है फिर कि इनका ये दोनों पॉसिबल कब होंगे, फिर जब ए और बी में से कोई एक 0 वेक्टर होगा। क्योंकि एक साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी हैं, क्योंकि इससे पैरेलल निकलेगा। तो इसका मतलब कि ए ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वेशन जो गिवन है ये और ये फुलफिल होने के लिए किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे इन दोनों से कि ए और बी किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ए 0 होगा या बी 0 होगा, एक 0 वेक्टर होगा।
7th में ए बी सी 3 वेक्टर गिवन है और ये प्रूव करना है। तो ये आपको वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व कर लें। तो ये पहला वाला है आपका ये। तो पहले हम बी प्लस सी निकालेंगे, फिर ए से क्रॉस, और राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी निकाल के और ए क्रॉस सी निकाल के ऐड करेंगे। अलग अलग सॉल्व करना है, वैसे तो ये गुणा हो जाता है, लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ वेरीफाई कराना है इनसे। तो पहले आप निकालेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी में बी और सी ऐड हो जाएंगे, b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप, और b3 प्लस c3 के कैप, और ए से इसका क्रॉस है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी फाइंड करेंगे पहले। तो ये आपका होगा आई जे के। अब आएंगे ए के कोफिशिएंट, ये हैं आपके a1 a2 a3, और ये हैं b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। अब एक्सपांड कर देंगे इसे, एक्सपांड करके जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर आप राइट हैंड साइड में दो सहाने को और सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, फिर उन्हें ऐड कर देंगे तो इसी के इक्वल आएगा जो यहाँ एक्सपांड करने से मिलेगा। ए के कोफिशिएंट आएंगे पहले में, तो a1 a2 a3, और इसमें बी के b1 b2 b3 एक्सपांड कर देंगे और वेक्टर मिलेगा आई जी के में। फिर आप फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी, उसको भी एक्सपांड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इनको इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसके एक्सपांड से जो आया है वही मिलेगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। 8 देखते हैं, वेक्टर ए 0 है और अथवा वेक्टर बी 0 है, तब ए क्रॉस बी 0 होता है। ठीक है, कह रहे हैं दो में से कोई एक 0 हो तो ए क्रॉस बी 0 होता है। बिल्कुल सही है, क्या विलोम सत्य है और उदाहरण सहित बताइए। तो अगर ए और बी में कोई एक 0 है तो ये 0 होता है, लेकिन कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्स में क्या होगा, अगर ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दिस मीन्स ए पैरेलल बी है, तब भी 0 हो सकता है। ए व बी अगर कैसे हैं समांतर है तो भी 0 हो सकता है, और ए और बी 0 होने से भी हो रहा है। तो विलोम हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी 0, ए प्लस बी 0 दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, और वो है कि अगर ये पैरेलल होंगे तो ये 0 होगा, इसलिए ये विलोम सत्य नहीं होगा। अब त्रिभुज का एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपने जनरल फॉर्मूला देखा है कि कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में हमें कोई भी दो साइड्स के वेक्टर पता है। मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो एरिया होता है इसका हाफ P क्रॉस Q का मॉड, यानी हमें किन्हीं दो भुजाओं के किन्हीं भी दो साइड्स के वेक्टर चाहिए होते हैं। और ये ध्यान देना है वर्टेक्स से गिवन है या साइड्स की, तो इधर यहाँ वर्टेक्स गिवन है तो आपको साइड्स निकालनी होंगी। 9th है, तो इसमें आप पहले ऐसा करिए, रफ स्केच बना के ट्रायंगल बना लीजिए। ए है आपका ये 1 1 2, बी है 2 3 5, और सी है 1 5 5। अब हम निकालेंगे इधर ए बी वैक्टर और फिर निकाल लेंगे ए सी वैक्टर, ये सी है, तो बी माइनस ए से क्या आएगा, बी में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 2 3, 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 और 5 में से 2। इसी तरह अब फाइंड करिए ए सी, सी माइनस ए से, तो 0 4 3, तो ये आपका ए बी और ए सी मिल गया। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर मॉड लेके 1/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एरिया होगा आपका ये 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मॉड। पहले ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करते हैं, तो आएगा पहले वाले में आई जे के, इधर होगा 1 2 3 0 4 3। एक्सपांड कर देंगे इसको, एक्सपांड के बाद मैग्नीट्यूड लेके हाफ से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 6 माइनस 12 माइनस जी 3 माइनस 0, फिर आएगा आपका लास्ट में के 4 माइनस 0, ये हो गया आपका -6i माइनस 3j प्लस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड और 2 से डिवाइड करना, तो मैग्नीट्यूड होगा √36 4 9 यानी 7। फाइनल आंसर हो जाएगा 7/2 वर्ग इकाई। ट्रायंगल का एरिया 7/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए 10th देखते हैं। 10th में क्या है
कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी दो संलग्न भुजाएं हैं, तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में मान लीजिए ए बी सी डी है, ये साइड्स हमें पता है, मान लीजिए ए, और ये साइड्स पता है बी, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी बी हो जाएगी। फिर यहाँ ट्रेंगल का निकाल के डबल कर देते हैं, तो इसका भी आप सीधे याद रखेंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश पता हों तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को हम एरिया कह सकते हैं उसका। तो ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए हमें, सब कुछ गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड करके मैग्नीट्यूड लेना है इसका। आई जे के, और इधर आएगा आपका 1 - 1 3, 2 - 7 1। अब एक्सपांड करके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इलेवेंथ ए ओ बी सदस्य इस प्रकार है कि मॉड ए बराबर है 3, मॉड बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच कौन बताइए। हमें सबसे पहले दिया है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, दिस मीन्स ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा 1। ये अब इसको तोड़ देते हैं, ये आएगा आपका मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, पूरे का मॉड है, तो अब हम इतने में लगा देते हैं, ये बाहर निकाल लिया है। तो मॉड ए मॉड बी की वैल्यू गिवन है आपकी, मॉड ए कितना है 3, मॉड बी है √2/3 साइन थीटा, एन कैप 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो साइन थीटा आएगा 1/√2, तो थीटा हो जाएगा आपका 5/4, ये बी वाला ऑप्शन होगा। अब आयत और समांतर चतुर्भुज, आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज का पर्टिकुलर है, यानी जो भी फार्मूला समांतर चतुर्भुज के लिए होगा वो आयत और वर्ग के लिए भी हो जाएगा। ये भी तो समांतर चतुर्भुज है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं, यहाँ से दो साइड्स के हम वेक्टर फाइंड करके मैग्नीट्यूड ले लेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट से। देखिए ए बी सी डी आपको दिया है रेक्टेंगल आयत, ये ए के कोऑर्डिनेट हैं -1/2 4 और बी के हैं 1/2 4, और ये है आपका 1 - 1/2 4 -1 -1/2 4। तो अब आप ए बी फाइंड कर लेंगे बी माइनस ए से, और ए डी फाइंड कर लेंगे डी माइनस ए से, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड। मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसकी लास्ट वन। तो पहला क्वेश्चन है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला पहले आप देख लें कि एक्स वाई तल में कहा है, दिस मीन्स उसका जेड वाला कोफिशिएंट नहीं होगा, वो जेड एक्सिस का। तो आपने पढ़ा है कि अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो ये होता है आपका कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप एक्स वाई प्लेन में। तो इधर आपको थीटा कितना दिया 30, तो आपका यूनिट वेक्टर होगा cos 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप, ये मैग्नीट्यूड 1 है और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं i√3/2 और j/2, ये ठीक है। अब सेकंड है यदि p इतना है q ये है तो अदिश और सदिश घटक और परमाणु। तो चलिए p की वेक्टर फाइंड कर लीजिए q - p से, दैट इज x2 - x1 i, दूसरे में से पहला घटा देंगे y2 - y1 j, z2 - z1 k। तो ये वेक्टर हो गया, और अदिश घटक और परमाणु, तो सदिश तो ये पूरा हो गया। अदिश घटक होंगे x एक्सिस का होगा x2 - x1, y का y2 - y1 और z एक्सिस का z2 - z1। मैग्नीट्यूड होगा इसका पी क्यू का √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये थर्ड वन है
एक लड़की पश्चिम दिशा में इतनी चलती है, तो जब भी डायरेक्शन का जिक्र हो तो आप डायरेक्शन इस तरह मान लेंगे, नॉर्थ, और ये नॉर्थ के अपोजिट में होगा आपका एस साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो शुरू में क्या है, यहाँ वेक्टर से फाइंड कर लेंगे, यूनिट वेक्टर से। पश्चिम ये हो जाएगा, यहाँ कितना चलती है, इधर चलता है ये 4 किलोमीटर। फिर उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में, तो इधर फिर से आप डायरेक्शन बना लेंगे, उत्तर से 30 अंश पश्चिम, तो ये 30 दिया है और वेस्ट डायरेक्शन में है, और यहाँ से 60 हो जाएगा ये 3 किलोमीटर, और रुक जाती है। तो टोटल विस्थापन पूछा है, तो 2 वेक्टर हैं, पहला है आपका D1 है आपका 4 × -i, पीछे की ओर चला है, और तीसरा है 60 अंश पे है ये, तो जो D2 होगा, तो आपका ये पूरा यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना होगा, यहाँ से 120 बनाएगा ये, तो हम 120 से ही कर लेते हैं। तो ये होगा आपका वैल्यू कितनी है इसकी 3, और ये जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर जो दोबारा इधर से मिलेगा, ये, तो ये एंगल पूरा ले लेंगे, यहाँ से यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और ये एंगल है आपका 120। यूनिट वेक्टर होगा cos 120 i के और sin 120 j के, या इसी को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, D2 को -3/2 i और √3/2 j। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप दोनों का सम ले लीजिए, वेक्टर सम, तो टोटल D होगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -4i -3i/2 और √3/2 j, ये हो जाएगा आपका -11i/2 और √3j/2, ये होगा √121/4 और 3/4, ये हो गया 124/4, तो ये हो गया आपका √31। वेक्टर ए बराबर है b + c, तब क्या है सत्य कि वेक्टर ए बराबर इतना होगा अपने, तो ये एक केस में हो सकता है। सब देखिए हमें गिवन है वेक्टर ए, ये 4th वन है, वेक्टर ए बराबर b + c, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं पहले बोथ साइड का, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर ये मिलेगा b² + c² + 2b.c। अब हमें ये चाहिए, तो इसको और ज़रा तोड़ दीजिए, b² + c² + 2bc cos थीटा। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, देखिए इधर cos थीटा अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, ये b² + c² + 2bc, दिस मीन्स ये होल स्क्वायर बन जाएगा b + c का। अब रूट ले लेंगे तो a बराबर b + c, इसी को हम लिख सकते हैं a का मॉड = b का मॉड + c का मॉड, यानी जब ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। थीटा cos थीटा 1 होने का क्या मतलब है, थीटा होगा 0, तो अगर ये पैरेलल हैं तो इस तरह ऐड हो जाएंगे आपके, बी और सी पैरेलल हैं अगर ये, और तो a = हो जाएगा b + c, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। 5th है x का मान ताकि ये एक मात्रक सदिश हो, ठीक है। हमें गिवन है कि x × x कोई स्केलर क्वांटिटी है i + j + k, इसने पूरे का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1, ये पूरा मात्रक सदिश है। तो मॉड x सीधे बाहर अलग अलग लगा लीजिए, पहले मॉड i + j + k, अब इसका मैग्नीट्यूड x ही होगा और इसका होगा √1², तो x आ जाएगा 1/√3। 4th है 6th वन है, सॉरी, a = गिवन है, b गिवन है, परिणामी के समांतर ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है। जब भी किसी वेक्टर के अलोंग या किसी डायरेक्शन के अलोंग कोई वेक्टर फाइंड करना हो, यानी हम इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बना सकते हैं कि किसी सदिश की दिशा में कोई सदिश, जैसे हम आपसे कहें कि एक वेक्टर ए है, अब ए वेक्टर की डायरेक्शन में मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर हमें फाइंड करना है जो ए के पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका अलग है, तो इसके लिए अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी। तो इधर आपको पहले रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, फिर रिजल्टेंट के बाद आपको वेक्टर मिल जाएगा वही, और फिर परिमाण दिया है 5, तो 5 में हम उसकी यूनिट वेक्टर का गुणा कर देंगे,
क्योंकि जो वेक्टर हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू कितनी है 5 इकाई, तो सीधा सीधा होगा यूनिट वेक्टर परिणामी के डायरेक्शन में इंटू 5। पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों वेक्टरों को ऐड कर लेंगे इनको, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वैक्टर देखिए क्या हो जाएगा 3i प्लस जे और 0 के। अब हमें बेसिकली चाहिए 5 इकाई परिमाण का, तो 5 इकाई तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर होगा 3i प्लस जे का यूनिट वेक्टर, तो ये तो हो गया वेक्टर। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर रूट 9 प्लस 1, तो 5/√10 3i प्लस जे। और सॉल्व हो सकता है, 5 से रूट 5 बार कट जाएगा, तो √5/2 3i कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। यानी सीधा सीधा किसी भी डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए हो और मैग्नीट्यूड पता हो, तो सदिश का परिमाण गुणा जिस दिशा में वो लगा है उसका यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई। यानी कोई भी वेक्टर दिया हो, हमें परिमाण गिवन हो लैम्डा मान लीजिए, तो लैम्डा और जिस डायरेक्शन में चाहिए हो उसका वेक्टर पता हो, जो भी वेक्टर हो, तो उसके कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कैप की वैल्यू 1 है। और किसी वेक्टर का कैप कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेवेंथ है, यदि ए बी सी दो सदिश इतने के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, पहले ये वैल्यू निकाल लें आप, 2a माइनस बी प्लस 3c, इसको ऐड करके जोड़ना है, तो ये 2a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 2 2, और माइनस बी आपका हो जाएगा माइनस बी है, 2a हो गया, माइनस बी है आपका, या ऐसा करें माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए 2 -1 3 प्लस 3c, और 3c है आपका 3 - 6 3। अब इसको सॉल्व करिए, 3 5 और ये 3 बचेगा, और ये आपका बचा 4 माइनस ये 6 माइनस का, और ये 2 तो माइनस का 4, तो माइनस का 3 बचा, और ये ऐड होगा 5, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये है आपका -1 3, और ये 3 3 कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2। ये वेक्टर मिला, और हमें मात्र इसकी दिशा में एक सदिश चाहिए, तो बस, तो वेक्टर हमारा हो गया 3i माइनस 3j प्लस 2k, और यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बस सीधे सीधे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, 9 9 4 22 हो जाएगा, 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप अपॉन, ये हो जाएगा आपका 9 18 और 4 22। बिंदु ये संरेख हैं यदि बी द्वारा ए सी विभाजित करने वाला बिंदु, ये फाइंड, ये फार्मूला बेस्ड है आपका। और दो, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ए डॉट बी, देखिए पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि अगर ए डॉट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और ए ओ बी नॉन जीरो है, दिस मीन्स ए बी कॉस थीटा ग्रेटर दैन 0, ए बी से डिवाइड हो जाएगा, दिस मीन्स कॉस थीटा 0, यानी थीटा आपका क्या होगा लेस देन 90, यानी 0 से 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इक्वालिटी भी लगी है। ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, ठीक है, ए प्लस बी ये 17 है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1, स्क्वायर कर दीजिए इसका, 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 1, ए बी की वैल्यू 1 1 रख दीजिए, गिवन है, यूनिट वेक्टर है, 2 कॉस थीटा हो जाएगा -1, तो थीटा आएगा 120, 120 अंश के एंगल पे ऐसा हो जाएगा।
सिद्ध कीजिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ये यदि और केवल यदि ये परपेंडिकुलर है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका आएगा ए डॉट ए, अलग अलग डॉट कर दीजिए, ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी। तो ये चीज़ अगर जीरो हो जाती है ए डॉट बी डॉट ए, तो ये कब जीरो होता है? जब ए परपेंडिकुलर हो बी के। तो अगर ऐसा है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये परपेंडिकुलर हो ए ओ बी। अब देखते हैं 12 अच्छा है क्वेश्चन। ए बी और सी एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करो जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी डॉट डी 15 है। तो देखिए ए और बी दोनों की लंबवत है डी, तो डी को हम कह सकते हैं कोई लैम्डा टाइम्स, लैम्डा का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं पूछा है। तो पहले जो हमें डी अगर चाहिए तो डी का डायरेक्शन हमें पता चलेगा, ए क्रॉस बी से मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं तो लैम्डा अज्यूम कर लेंगे डी का। तो डी आपका इक्वल हो जाएगा, जो फाइंड करना है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड, सिर्फ ए क्रॉस बी। अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर मैग्नीट्यूड से लैम्डा फाइंड करना है। ए क्रॉस बी आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट से। तो ये है तीनों ए बी सी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले, आई जे के 1 4 2 और इधर बी आएगा तो 3 - 2 7। तो हमें डी चाहिए, तो डी इक्वल होगा लैम्डा ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी जो भी आएगा आई जे के में इधर रख देंगे। इसके बाद सी डॉट डी 15 के बराबर कराएंगे। तो सी कितना है, सी डॉट डी की वैल्यू दी है आपको 15। तो सी इसको पहले हम फाइंड कर लेंगे लैम्डा के टर्म्स में, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, ये जो गिवन है। तो एक क्रॉस बी फाइंड करने के बाद सी के साथ डॉट करेंगे तो लैम्डा भर आएगा, वहाँ से हम लैम्डा फाइंड हो जाएगा, फिर लैम्डा यहीं रख देंगे। चलिए इसका एक्सपांड करके कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। माइनस आई के साथ आएगा आपका 28 + 4 - j 7 - 6 + k -2 - 12। तो 32 आई -j -14 k। तो अब इसका डॉट करना है हमें डी के साथ। तो ये डी वेक्टर आपको मिलेगा लैम्डा टाइम्स 32 आई -j -14 की। अब सी से इसका डॉट 0 दिया है, तो लैम्डा बाहर रखिए और सी डॉट डी करेंगे तो सी का कोएफिशिएंट 2 है, तो 64 + 1 -56 और इक्वल टू कितना 15। तो ये आपका हो जाएगा 65 में से 56 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 9, और ये आपका सिर्फ 9 बचेगा। तो लैम्डा बराबर 5/3, 15/9 आएगा तो 5/3 हो जाएगा।